स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ रामबाण सीरीज में। और आप ही के द्वारा लिखी गई एक इकोनॉमिक्स की कॉपी है जो आज हमारे पास आई है, जिसको कि हम लोग देखेंगे और ये खोजने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या सुधार की जा सकती थी और किन किन चीज़ों को जोड़ा जा सकता था। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को पढ़ के इसके डायमेंशंस को पहचानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके अनुरूप हमारे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 2023 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहले क्या क्या हैं। भविष्य में भारत के वैश्विक संबंधों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के डायमेंशंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमको यहाँ पे डायमेंशन समझ में आ रहा है वो है कि 2023 में भारत के वैश्विक व्यापार जो में प्रेजेंस है उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। दूसरा कि इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। और तीसरा, और उपाय सुझाए जाएं ताकि हम लोग अपने आप को और बेहतर कर सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कुछ लिखा गया है और क्या क्या लिखा जा सकता था, या सब कुछ पहले से ही अप टू द मार्क है। तो सबसे पहली बात जो यहां पे लिखी गई है कि कोविड-19 के पश्चात भारत द्वारा वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर बनने व चीन को पीछे छोड़ने हेतु देशीकरण के तहत नए व्यापार संबंधों का समझौता किया गया, ताकि मंदी जनित अर्थव्यवस्था से 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सफर को तीव्र रूप से पूरा किया जा सके। देखिए, हम लोग को सबसे पहले यह समझना होगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करने के हेतु आपने जो यहां पे इंट्रोडक्शन लिखा है, ये इंट्रोडक्शन कहीं से भी हमारे क्वेश्चन के अनुरूप नहीं है। इसके दो कारण है। पहला चीज क्या है कि यहाँ पे भारत का क्या कुछ अभी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरा, यहाँ हम लोग को इंट्रो पढ़ के लग रहा है कि हम लोग जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार करना चाह रहे हैं उसका एक और एक मात्र उद्देश्य चाइना को पीछे छोड़ना है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो यहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते थे कि जो 2005 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का कंट्रीब्यूशन मात्र 2% हुआ करता था, जो कि 2023 में बढ़ के 4.6% हो चुका है। ये यहां पे इंट्रोडक्शन में होना चाहिए था। साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते थे कि 778 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन हमारा एक्सपोर्ट के माध्यम से होता है, जिसे कि 2030 तक बढ़ा के 2 ट्रिलियन डॉलर करने की है मंशा सरकार की। अगला चीज हम लोग ये बोल सकते थे कि 238 देशों में से 115 देशों के साथ हम व्यापार संबंध रखते हैं। तो इन सब चीजों से आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता, ना कि इन सब बातों से कि अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने के लिए चाइना को पीछे छोड़ने के लिए। जहां तक 5 ट्रिलियन डॉलर की बात है तो ये संभवतः हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीन को पीछे छोड़ने की बात कही गई है, तो हमारी मंशा चीन को पीछे छोड़ने की नहीं है। दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स बट नॉट द ओनली वन। चलिए आगे देखते हैं यहां पे क्या कुछ और लिखा गया है बॉडी में। चलिए यहां पे दूसरे पार्ट में क्या किया गया है कि भारत द्वारा किए गए पहलों की बात की गई है। तो यहां पे इंडिया यूएसए सेपा जो साइन हुआ है उसकी बात की गई है, तो जो बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, 96% वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त। चलिए बहुत शानदार। चमड़े, डेयरी, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम पर विशेष समझौता। मध्य पश्चिम एशिया से पहला व्यापार संबंध। चलिए इसमें ना सिर्फ बहुत संक्षिप्त रूप से बहुत सारी जानकारियों को दे दिया गया है, बल्कि एक और बहुत बढ़िया काम किया गया है कि आपने यहां पे नंबरिंग ना करते हुए एरो या डैश का इस्तेमाल किया है। नंबरिंग का इस्तेमाल करना हितकर नहीं होता, क्योंकि इससे होता क्या है, जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में एक छवि बनती है कि जो कॉपी लिखने वाला है उसने 2 या 3 या 4 ही पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जबकि इससे क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर होता है उसका ध्यान ज्यादा पॉइंट पे आकर्षित होता है बनस्पत इस बात पे कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपने क्या लिखा है। चलिए यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया
के ईसीटीए के बारे में कहा जा रहा है, इकोनॉमिक एंड कम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे और इस ट्रेड के बारे में आपने और क्या क्या लिखा है इसको भी देख लेते हैं। 90% वस्तुओं पर समझौता संभव, सेवाओं के आदान प्रदान व पूर्ण सहमति, भारत के वस्तुओं पर 100% छूट प्राप्त, भारत भी ऑस्ट्रेलिया के बियर उत्पादों पर कस्टम शुल्क कम करेगा। चलिए बहुत शानदार, आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हालांकि अभी तक इस बात पे बहुत सहमति नहीं बन पाई है, हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार मिलकर काम कर रही है तो इसका फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है कि ये हमारे पक्ष में ही जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में आपने क्या लिखा है। ब्रेग्जिट के बाद यूके द्वारा नए संबंध जोड़ना, बहुत शानदार पॉइंट आपने जोड़ा है। पहले क्या होता था कि हम लोग ईयू के माध्यम से यूके से बिजनेस के बारे में बात कर सकते थे, अब क्या है कि ईयू से हम लोग अलग बात करते हैं, यानी यूरोपियन यूनियन से अलग बात करते हैं, और ब्रिटेन हमारे लिए बिल्कुल एक नई बाजार के रूप में हम लोग का खुल गया है। चलिए, भारत के लिए नए बाजार की प्राप्ति, बहुत शानदार, इसी को आपने एक्सटेंड किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वस्तु सेवा तथा आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर समझौता संभव होना। चलिए बहुत बढ़िया। इंडिया चिली पीटीए आरंभिक चरण पे वार्तालाप, लिथियम व नाइट्रेट की आपूर्ति सस्ती दरों पर संभव होगी, समझौतों को विविध क्षेत्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य दक्षिण अमेरिका। चलिए यहाँ पे आपने इतने ही पॉइंट लिखे। चलिए यहाँ पे आपको करना ये चाहिए था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक गठबंधन बनी है जिसको कि हम लोग क्वाड समझौता कहते हैं। तो 2007 में तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल से ये शुरू हुई थी, जो कि सही में चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। तो आपने जब इंट्रो में चाइना को ले ही आए थे आप, तो आपको क्वाड के बारे में भी जानकारी यहाँ पे देनी चाहिए थी। चलिए आगे देखते हैं, आपने सुझाव क्या क्या दिए हैं। सुझाव आपने दिया है एफडीए बढ़ाने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस पर जोर। सिंगल विंडो क्लियरेंस ये होता है कि आपको अलग अलग क्लियरेंस के लिए अलग अलग विभाग में जाने की जरूरत नहीं होती। विवाद से विश्वास योजना को एफडीआई तक विस्तार देना। चलिए बहुत शानदार। औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करना। सही बात है, मध्यस्थता केंद्र 200 से अधिक हो चुके हैं। चलिए, स्वच्छता एवं पौध मानक एसपीसी, एक्चुअली ये एसपीसी नहीं होगा, एसपीएस होगा, एसपीएस होगा। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी, खैर इतना गलती अगला भी इग्नोर करता है। पर डब्ल्यूटीओ के निर्देशों के अनुसार नीति बनाना। विदेश व्यापार नीति 2020-25 को जल्द लागू करना। हालांकि अब ये कहना गलत होगा क्योंकि 2023 में ये लागू हो चुका है 1 अप्रैल से। इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको और भी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए थी, जैसे परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स में अभी हमारी रैंक जो है वो 93 है। वहीं अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए तो वहां पे हमारी जो रैंक है वो 63rd है। फिर इनोवेशन इंडेक्स और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारी रैंक जो है 40 पे है। तो इन सारे रैंकों को भी सुधारने के लिए जो कदम उठाने चाहिए सरकार को, उनको भी उठाने पे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, जिसका लाभ भारत को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर सुझाव में इंक्लूड करना चाहिए था। चलिए और आगे देखते हैं, वैदेशिक सुधार क्या क्या किए गए हैं। वस्तुओं में विविधता लाना। चलिए सही बात है, अभी हम मोस्टली जो है हम लोग जो प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम को परिष्कृत करके जो प्रोडक्ट होते हैं उससे हम लोग की आय होती है। फिर जेम्स से होती है, सर्विस सेक्टर से होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसको कि विविधता लाने की आवश्यकता है। चलिए, नए क्षेत्रों पर जोर देना। दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, सही बात है, नए बाजार खोलने की जरूरत है। वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो खाते में व्यापार हेतु समझौता। जिनको वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो के खाते के बारे में जानकारी नहीं है, वॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होती है, वॉस्ट्रो अकाउंट ऐसी अकाउंट होती है जो विदेशी बैंक या विदेशी सरकार हमारे देश में रुपए में खोले। वहीं नॉस्ट्रो अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो भारत सरकार या भारतीय बैंक विदेशों में, विदेशी बैंक में वहां के करेंसी में खोले। और ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट तब से चर्चा में बना हुआ है जब से हमने यूएस के प्रतिबंध लगाने के बाद भी रशिया से तेल खरीदना जारी रखा है, तब से ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट
एक तरीके से चर्चा में बनी हुई है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आपने क्या लिखा है। सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में आपने लिखा है। तो नए विदेश व्यापार नीति 2023-25 को की घोषणा चलिए 1 अप्रैल 2023 से ये घोषित हो चुकी है, हालांकि आपने वहां पे लिखा है कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। फिर एफडीआई हेतु ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% की घोषणा। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? एफडीआई यानी फ्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे विदेशी कंपनी या विदेशी सरकार हमारे देश में निवेश करती है, तो ऑटोमेटिक रूट वो रूट होती है जहां पे कि सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा होता है ऑथराइज्ड रूट, जहां पे कि आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। चलिए, गिफ्ट सिटी गुजरात की स्थापना नहीं, ये देखिए यहां पे आपको लिखना चाहिए था गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बोले तो इंटरनेशनल फिनांस सर्विस सेंटर। तो गिफ्ट सिटी क्या है? बेसिकली आईएफएससी है, इंटरनेशनल फिनांस सर्विस सेंटर है, जो कि स्थापित की गई है गुजरात में। चलिए, ट्रेड डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना, चलिए ये सब भी बहुत शानदार चीज आपने लिखी है। आगे देखते हैं आपने कंक्लूजन क्या लिखा है। कंक्लूजन में आपने लिखा है वर्तमान में चीन की निरंकुश प्रवृत्ति के कारण वन चाइना पॉलिसी के तहत भारत से अन्य विदेशी राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करने में जुटे हों। देखिए, जहां तक आपने ये सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में लिखा है, वहां पे आप कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड कर सकते थे, जैसे आत्मनिर्भर भारत जो 2020 के बाद से चली आ रही है, जहां पे कि भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश सरकार कर रही है, उसके बारे में आपको यहां पे लिखना चाहिए था। या फिर सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, वो भी आपको यहां पे इंक्लूड करना चाहिए था, जो आपने इंक्लूड नहीं किया। और जहां तक कंक्लूजन की बात है, आप वहां पे जब चाइना को ही बार बार ले आ रहे हैं, तो आपको वन चाइना पॉलिसी के जगह आपको चाइना +1 पॉलिसी के बारे में लिखना चाहिए था, जो यहां के लिए ज्यादा उचित होता। चाइना +1 पॉलिसी क्या है कि 2000 के दशक के मध्य से ही यूएस और चाइना के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि वाद विवाद में वृद्धि हो रही है। तो कभी भी हो सकता है कि जैसे यूएस ईरान पे, रशिया पे कभी कभी सैंक्शंस लगाते रहता है, हो सकता है कि चीन पे भी सैंक्शंस लगा दे। इसलिए जो चाइना में ऐसी कंपनियां जो बेसिकली यूएस बेस्ड हैं, वो चाह रहे हैं कि चाइना के अलावा उनका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है चाइना के अलावा किसी देश में हो, जिसमें कि अभी जो सबसे बड़े जो दावेदार हैं वो वियतनाम है, साउथ कोरिया है। हम लोग भी कहीं ना कहीं लाइन में हैं, लेकिन जो हम लोग कई एक चीजों में हम लोग इन देशों से पीछे छूट जा रहे हैं, जिस कारण से हमारे पास ये एफडीआई नहीं आ रहा है। तो इन एफडीआई को लाने के लिए भारत को जो कुछ करना चाहिए उसके बारे में आपको यहां पे लिखना चाहिए था, ना कि वन चाइना पॉलिसी लिखना चाहिए था। वन चाइना पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल टर्म हो गया। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वो चाइना +1 वाली पॉलिसी अगर आप यहां पर इंक्लूड किए होते तो ये आपके लिए बेहतर रहता। तो खैर, कुल मिला के ये कॉपी बहुत अच्छी कॉपी थी, अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाते, लेकिन जिन चीजों को हमने बताया उन चीजों को इंक्लूड करने के बाद हो सकता है आपकी कॉपी और दमदार हो जाए। चलिए फिर अगले हफ्ते मिलेंगे ऐसी किसी कॉपी के साथ इसी चैनल पर रामबाण सीरीज में। और अभी तक अगर आप हमारे प्रोग्राम में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।